तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम तक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए गैसेस स्टेट में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इक्वेशन। सबसे पहले वही टर्म लिख रहा हूँ। हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन याद होगी तो दैट इक्वेशन वाज पीवी इक्वल टू 1/3 m n इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। इस फॉर्म में आया था। यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ वन गैसेस मॉलिक्यूल था, और जो कैपिटल N था दिस वाज नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। अब इस इक्वेशन में हम अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो ये इक्वेशन मोल्स के टर्म में कन्वर्ट कर ली थी। सो पीवी इक्वल टू 1/3 m इंटू Na इंटू n अपॉन Na इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। अवोगाड्रोस नंबर ऑफ मोल्स का जो मास होता है दैट इज मोलर मास। तो दिस बिकम्स पीवी इक्वल टू 1/3 m n वी आर एम एस स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल M था ये मोलर मास था, और जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल्स थे। अब इस इक्वेशन को अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से कंपेयर करते थे, तो उसको कंपेयर करने से आपकी जो वी आर एम एस की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3RT/m। फिर अगर हम यहाँ से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल की वैल्यू आती है 1/2 m इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। और उसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 m इंटू 3/m इंटू आर टी हो जाएगा। या इसी को सिंप्लीफाई करके 3/2 आर टी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग अगर यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं, ये जो 3/2 RT एनर्जी है ये तीनों डायरेक्शन के लिए, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पे एक टर्म अप्लाई करते हैं, फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, या बेटर टू से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी RT/2। ट्रांसलेशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तीनों के लिए इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो जो 3/2 RT एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर RT/2 बचेगी। अब इसी को अगर पर मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर रिपोर्ट करेंगे, अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो RT/2 Na हो जाएगा। या इसी वैल्यू को हम लोग KT/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो K होता है दिस इज R/Na, और K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K is referred as Boltzmann constant. This is referred as Boltzmann constant. ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी दिस इज RT/2, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे तो दिस RT/2 Na, ऐसी को सिंपली KT/2 लिख लेंगे। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो RT/2 पर मोल है या KT/2 पर मॉलिक्यूल है। अब आप लोगों ने फिजिक्स में एक चीज सीखी होगी कि ट्रांसलेशन से अगर हम रोटेशन में किसी भी कॉन्सेप्ट को शिफ्ट करते हैं तो जो ट्रांसलेशनल वेरिएबल होते हैं उनको करस्पॉन्डिंग रोटेशनल वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो लॉज सेम काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले एक इक्वेशन सीखी है ट्रांसलेशन में, v = u + at।
अब v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, इसको एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो, और जो a था वो लीनियर एक्सीलरेशन था, उसको एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। समझ आया? तो जो इक्वेशन आप लीनियर फॉर्म में अप्लाई कर रहे थे उसको एंगुलर फॉर्म में रिप्लेस करने के क्या करो, एंगुलर टर्म यूज कर दो। जैसे काइनेटिक एनर्जी हम लोग ट्रांसलेशन में लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशन में इसी को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दो, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दो। तो जितने भी ट्रांसलेशनल टर्म होते हैं उनको अगर रोटेशनल टर्म से रिप्लेस कर दो तो सारी चीजें एज इट इज वर्कआउट करती है रोटेशनल मोशन में जो ट्रांसलेशन में कर रही थी। और जो वेरिएबल ट्रांसलेशन या रोटेशन पे डिपेंडेंट नहीं होते वो एज इट इज यूज किए जाते हैं। जैसे टाइम था, v इक्वल टू यू प्लस एटी में टाइम जो था वो ना ट्रांसलेशन डिपेंडेंट है ना रोटेशन डिपेंडेंट है, v इक्वल टू यू प्लस एटी भी है और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। तो जो टर्म रोटेशन या ट्रांसलेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता वो सेम रहता है। अब वही चीज यहाँ पे भी अगर अप्लाई करें तो जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन में RT/2 आया है, इसमें R यूनिवर्सल का कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का ट्रांसलेशन और रोटेशन से तो रिलेशन है नहीं, तो जो चीज हमने ट्रांसलेशन पे अप्लाई करी वही एग्जैक्टली रोटेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2 आया वही एग्जैक्टली रोटेशन के लिए भी RT/2 ही आ जाएगा। तो इसी चीज को एक बार फिर से लिख डालिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2 आ जाएगा, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम KT/2 आ जाएगा। उसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे ही आ जाएगी RT/2, बिकॉज R और T दोनों ट्रांसलेशन रोटेशन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो यू कैन सिंपली राइट RT/2 एंड देन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पर मॉलिक्यूल रिपोर्ट करेंगे तो ये K2/2 हो जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू KT/2, बिकॉज टेम्परेचर और R दोनों ही ट्रांसलेशन या रोटेशन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। So translational kinetic energy per mole per degree of freedom is RT/2. Similarly, rotational kinetic energy per mole per degree of freedom is RT/2. Translational kinetic energy per molecule per degree of freedom is RT/2 Na लिख सकते हैं, उसी को simply KT/2 लिख सकते हैं। Similarly, rotational kinetic energy per molecule per degree of freedom is KT/2. अब जो वाइब्रेशन होता है वो एक्चुअली में ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे यहीं पे, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए RT हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का कॉम्बिनेशन होगा तो दोनों ऐड कर देंगे। एंड सिमिलरली पर मॉलिक्यूल अगर ये चीज लिखेंगे तो KT लिख देंगे। ऐसे हमको आपको टोटल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल एनर्जी पता चलनी शुरू हो गई, राइट? अब इस एनर्जी के बेसिस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पहले से पता है, तो अब हम CP, CV और गामा रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो जो CV है दैट इज गामा R अपॉन गामा -1, तो उससे CP, CV और गामा अगर हमें CP/CV पता चल जाएगा तो गामा निकाल लेंगे, और CP, CV निकालने के लिए हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, अगर आपको याद हो, तो इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते टाइम हमने एक क्लोज कंटेनर के अंदर स्टडी करी थी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हम लोग PV इक्वल टू 1/3 mnv RMS स्क्वायर का इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशन एक क्लोज कंटेनर में करा जाता है। तो इसका आता है इनिशियल स्टडीज विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर हम कभी भी एनर्जी लिखना शुरू करेंगे हीट के टर्म में, तो एनर्जी का एक और फॉर्म लिख सकते हो आप, दैट कैन बी रिटन एज NCV dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर टेम्परेचर चेंज के साथ रोटेशनल एनर्जी चेंज लिखोगे तो वो भी आ जाएगा RdT/2 पर मोल, तो उसको NRdT/2 लिख सकते हैं बेसिकली। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सीधे सीधे RT/2 R/2 बनने लगेगा CV, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन से CV की वैल्यू R/2, और पर डिग्री ऑफ रोटेशन की वजह से भी R/2, और पर डिग्री ऑफ वाइब्रेशन की वजह से R। तो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिस्पेक्ट में हम CP, CV और गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार पहले आप इतना कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। तो आप देखो, अगर हमें CP, CV, गामा निकालना है फॉर डिफरेंट गैस, तो आपको पता है कि गामा की वैल्यू एटॉमिसिटी ऑफ द गैस पे डिपेंडेंट होती है,
तो हमने फिर से वही पहले वाली टेबल बनाई, मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक लीनियर, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर रखे हैं। अब दो पॉसिबल केस आएंगे, एक स्टडी कर रहे हैं लो टेम्परेचर पे और एक स्टडी कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे। सो हाई टेम्परेचर का इनडायरेक्टली मतलब हुआ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव। अगर लो टेम्परेचर स्टडी कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं मानेंगे, और हाई टेम्परेचर मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव। तो ये चीज मेंशन कर लो यहाँ पे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव। तो अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम एक्टिव काउंट कर रहे हैं तो अलग तरीके से काउंट कर रहे हैं, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव काउंट कर रहे हैं तो अलग तरीके से काउंट कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट CV, CP एंड गामा। बेसिकली CVM एंड CPM कैलकुलेट कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी। सो CVM molar heat capacity at constant volume, molar heat capacity at constant pressure, and then gamma. ठीक है। अच्छा, रिलेशंस आपको पहले ही मैंने याद करवाए हुए। तो जो CP की वैल्यू होगी, CPM की वैल्यू होगी, दैट इज CVM प्लस R, और गामा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो इट इज CPM बाई CVM। एनर्जी रिपोर्ट करेंगे तो NCV/dt। तो अब देखो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे, रोटेशन का 0 और वाइब्रेशन का 0। तो उसकी अगर टोटल एनर्जी लिखेंगे तो कितनी बनेगी, 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे 3/2 RT बनेगा 1 मोल के लिए। तो इसी को अगर हम 3/2 RDT लिखें और NCV/dt से कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू 3/2 R बन जाएगा। समझ आया? ट्रांसलेशन की टोटल एनर्जी 3/2 RT थी 1 मोल के लिए। n मोल्स के लिए लिखेंगे तो n RDT। टेम्परेचर चेंज लिखेंगे तो 3 बाई जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा वो होगा n इंटू 3/2 R इंटू dt, और उसको NCV/dt का इक्वल कर दो। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो CV वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 R। समझ आया? ट्रांसलेशन के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस एनर्जी कितनी थी, RT/2। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से कितना चेंज हुआ, R तो चेंज होगा नहीं, तो RDT/2। 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 3/2 RDT/2। और n मोल्स के लिए लिखेंगे तो n इंटू 3/2 RDT/2, और इसको NCV/dt का इक्वल कर देंगे। कंपेयर करोगे तो CV की वैल्यू 3/2 R आ जाएगी। समझ आया? अब इसमें अगर प्लस R करेंगे तो CP निकल आएगा, ये वैल्यू हो गई 5/2 R, और रेशियो ले लेंगे तो गामा आ जाएगा 5/3। मोनोएटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती ही नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू रिपीट हो जाएंगे आगे जाके भी। तो बिल्कुल सिमिलर वैल्यू रिपीट कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू 3/2 R आ जाएगी, ये वैल्यू 5/2 R हो जाएगी, और ये 5/3 हो जाएगी। नाउ कम टू डायटोमिक केस। डायटोमिक के केस में देखो, आपको पता है कि एनर्जी अगर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जीज की, तो इट बिकम्स n इंटू, अब ट्रांसलेशन की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और रोटेशन की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर ट्रांसलेशन की वजह से एनर्जी लिखेंगे तो 3/2 RDT, और रोटेशन की वजह से लिखेंगे तो 2/2 RDT। इसको NCV/dt के इक्वल कर देंगे। यहाँ से कंपेयर करके CV निकालोगे कितना आ जाएगा, 5/2 R। समझ आया? ये चीज हमारी मोनोटॉमिक के लिए है, ये वैल्यू हमने डायटोमिक के लिए लिखी है जब हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो डायटोमिक के केस में जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट नहीं कर रहे हो तो CV वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 R। अब इस 5/2 R में प्लस R करेंगे तो CP आ जाएगा 7/2 R, और CP/CV करेंगे तो गामा आ जाएगा, तो इट इज 7/5। अब अगर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक्टिव कर लें तो अब यही वाला फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, n इंटू 3/2 RDT ट्रांसलेशन से, 2/2 RDT रोटेशन से, और वाइब्रेशन की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो RDT रोटेशन से वाइब्रेशन की वजह से, दिस इज इक्वल टू NCV/dt। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपकी बार CV वैल्यू कितनी आएगी, 7/2 R। फिर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, सेम आंसर अप्लाई करेंगे तो देखो ये वैल्यू हो गई 7/2 R, प्लस R करोगे तो
Cp आ जाएगा तो 9/2R और 9/7 उसका गामा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला केस ट्राइएटॉमिक लीनियर। तो ट्राइएटॉमिक लीनियर और डायटॉमिक में केवल डिफरेंस किस बात का होता है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। यानी लो टेम्परेचर में तो कोई फर्क ही नहीं होगा। तो लो टेम्परेचर वाली वैल्यूज अगर चाहेंगे तो एज इट इज डायटॉमिक वाली कॉपी मार देंगे, 5/2R, 7/2R और 7/5। हाई टेम्परेचर पे यही चीज चेक करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेना पड़ेगा। तो अगला केस ले लेंगे ट्राइएटॉमिक लीनियर, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव। उसकी एनर्जी लिखेंगे तो n इंटू ट्रांसलेशन की वजह से 3/2R/dt, रोटेशन की वजह से 2R/2/2R/dt, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसके लिए? 4। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से एनर्जी 4R/dt। इसको आप NCV/dt के इक्वल करेंगे, यहाँ से सॉल्व होकर CV की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? 13/2R। सॉल्व करके देख लो इसको, जैसे 13/2R। CV आ गया, उसमें प्लस R करोगे तो CP आ जाएगा, और फिर गामा लिख दो। ये 13/2R आया, प्लस R करेंगे तो 15/2R आ जाएगा, 15/13 हमारे लिए गामा हो जाएगा। अब ऐसे ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो लॉजिक फिर से लगा दो। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर ले रहे हैं अगर हम लोग, तो जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं ले रहे हैं तो ट्रांसलेशन की वजह से 3/2R/dt, और अब यहाँ रोटेशन की भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, तो वो भी 3/2R/dt हो जाएगा। इसको NCV/dt के इक्वल करेंगे, यहाँ से CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3R। तो CV 3R आ जाएगा, तो CP की वैल्यू 4R हो जाएगी, और गामा की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। ठीक है, उसका अगला वर्जन लिखेंगे जब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव काउंट करेंगे। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एक्टिव काउंट कर लेंगे तो उसकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो उसको लिखेंगे n टाइम्स 3/2R/dt प्लस 3/2R/dt प्लस 3R/dt इक्वल टू NCV/dt। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6R। CV अगर 6R हो जाएगा तो CP कितना हो जाएगा? 7R, और गामा लिखेंगे तो 7/6। तो 6R 7R 7/6। ठीक है, समझ आ गई बात? अब यहाँ पे देखो गामा वैल्यूज कंपैरिजन पे नॉर्मली क्वेश्चन आता है, तो वो लिख के देता हूँ। अगर हम गामा कंपेयर कर रहे हैं, गामा मोनो एटॉमिक, और नॉर्मली लो टेम्परेचर पे क्वेश्चंस रहते हैं, हाई टेम्परेचर आएगा तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। तो गामा मोनो एटॉमिक वैल्यू हमेशा गामा डाई एटॉमिक से ज़्यादा होगी, और ये वैल्यू गामा ट्राई एटॉमिक से ज़्यादा आ रही होगी। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर केस ही डील करना होता है। अगर वैल्यूज के टर्म में देखेंगे तो ये वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए वैल्यू आ रही है 5/3, तो 1.67। ये वैल्यू आ रही है 7/5 यानी 1.4, और ये वैल्यू आ रही है 4/3 यानी 1.33 समथिंग। ये वैल्यू नॉर्मल कंडीशन हो गई। एट हाई टेम्परेचर अगर ये चीज देखेंगे तो वैल्यू अभी भी 1.67 है। डायटोमिक गैस लिए अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी
9/7. This is 1.28. और अगर ट्राइटोमिक लिए ये चीज चेक करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, 1.16। और ध्यान से देख सकते हो कि मोनोएटॉमिक गैस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से गामा चेंज नहीं हुआ, और डायटोमिक के केस में और ट्राइटोमिक केस में वैल्यू चेंज हो जा रही है और फाइनली डिक्रीज कर रही है। अगर ध्यान से देखोगे तो उसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से गामा डिक्रीज कर रहा है फॉर एक्सेप्ट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती ही नहीं है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गामा डिक्रीज करता है सारे गैसेस के केस में एक्सेप्ट मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड CV, CP and gamma for ammonia calculate CP, CV and gamma for ammonia assuming its ideal behavior at low temperature and high temperature। एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, मतलब तो समझ में आ रहा है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार इनएक्टिव लेनी है और एक बार एक्टिव लेनी है। ठीक है, तो देखो पिछले क्लास में मैंने इसका आपको पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना तो सिखाया था। तो अमोनिया जो हमारे लिए है ये टेट्रा एटॉमिक नॉन लीनियर गैस है। ठीक है, तो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे टोटल 6। पहले आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हो गई 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखोगे तो वो भी 3, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे तो वो आ जाएगा टोटल 6। So translational degree of freedom 3, rotational degree of freedom is also 3, and vibrational degree of freedom will be 6 because total degree of freedom इसके जो होंगे तो 12 आएंगे, 3n के इक्वल होता है। तो ट्रांसलेशन 3, रोटेशन 3 और वाइब्रेशन 6, ये इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अब आपको CV लिखना है, तो CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2r ट्रांसलेशन की वजह से, 3/2r रोटेशन की वजह से, लो टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले CV लिखना है तो 3/2r प्लस 3/2r लिखेंगे। तो सबसे पहले एट लो टेम्परेचर लिखना है, तो CV की वैल्यू तो हो गई 3/2r प्लस 3/2r ट्रांसलेशन रोटेशन का कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया 3r। तो CP की वैल्यू हो जाएगी 4r और गामा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। सिंपल है। हाई टेम्परेचर बस थोड़ा ध्यान दे देना है, तो हाई टेम्परेचर अगर इसी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो CV की वैल्यू लिखेंगे 3/2r प्लस 3/2r प्लस 6r, 3/2r प्लस 3/2r प्लस 6r, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 9r। CP लिखेंगे तो 10r और गामा लिखेंगे तो 10/9। समझ आया? क्लियर? अगला क्वेश्चन लिख लो, फाइंड CV, CP and gamma for C3O2
at a temperature where its 50% of vibrational degree of freedom is active. Find CV, Cp and gamma for C3O2 at a temperature where its 50% of vibrational degree of freedom 50% of vibrational degree of freedom are active. आपको मैंने बताया था वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एक करके एक्टिव होते हैं टेम्परेचर के साथ. तो आपको उस टेम्परेचर पे इसका सीपी सीवी गामा रिपोर्ट करना है जहाँ पे इसकी 50% वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है. So 50% of vibrational degree of freedom are active, assuming its ideal behavior. So find CV, Cp and gamma for C3O2 at a temperature where its 50% of vibrational degree of freedom are active, assuming its ideal behavior. करिए सॉल्व. देखो पहले तो आपको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में अगर हमने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 3 आएगा. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 हो जाएगा. और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर लिखेंगे, ये पेंटाटॉमिक लीनियर गैस है. पहले तो ये चीज समझ आ रही है आपको. टाइप ऑफ गैसेस पेंटाटॉमिक लीनियर. पेंटाटॉमिक लीनियर के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बनेंगे? 15. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गया, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल लिखेंगे तो आ जाएगा 15 - 5 यानी कि 10. कैसे पता चला? ये हमारी पेंटाटॉमिक लीनियर गैस है. पेंटाटॉमिक लीनियर है तो उसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 काउंट करेंगे. ध्यान रखना है लीनियर के केस में रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जा रहा है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 होगा. ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो वाइब्रेशन निकल आएगा. ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया. अब उसने बोला उसका 50% डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की एक्टिव करनी है, मतलब 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करनी है. अब अगर आप उसका CV लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा n × 3/2r प्लस 2/2r प्लस 5r इज इक्वल टू NCV dt का इक्वल कर देंगे. यहाँ से CV निकाल लेना है. ये 15/2r आ जाएगा. उसका CP निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17/2r और गामा निकालेंगे तो 17/15. ये आपके फाइनल आंसर है. क्योंकि हमने 50% वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव माना है तो टोटल 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से केवल 5 एक्टिव काउंट होंगे. ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे गामा मिक्सचर. ये समझ गया ना 5r क्यों लिखा है? क्योंकि 50% वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव है. क्वेश्चन में गिवन है दैट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 50% एक्टिव. तो जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 10 थी उसको 5 यूज करना पड़ेगा क्योंकि बाकी 5 एक्टिव नहीं है. समझ गए? चलो उसके बाद नेक्स्ट केस लिखेंगे गामा मिक्सचर या कैलकुलेशन ऑफ गामा फॉर मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस. अगला केस लिखो कैलकुलेशन ऑफ gamma for mixture of an ideal gases. Gamma for mixture of ideal gases. अगर आपके पास आइडियल गैसेस का मिक्सचर है तो उसका गामा निकालना है. तो हो सकता है आपने फिजिक्स में इसका फॉर्मूला सीखा हो डायरेक्ट. अदरवाइज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होता है तो आपका गामा निकल आएगा. तो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद कर लेना, बाकी में प्रोसीजर बता देना. उधर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी होती है. यहाँ पे हमने लेट्स से गैस ली, गैस 1, नंबर ऑफ मोल्स N1 और उसका CV1 पता है आपको और गामा 1 गिवन हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. ये 3 डेटा इसके लिए नोन है. और गैस 2 के लिए भी आपको नंबर ऑफ मोल्स N2 पता है, CV2 मान सकते हो आप इसके लिए वैल्यू, और गामा 2 गिवन हो सकता है. ठीक है. तो बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी होती है. N1 × CV1 × dt प्लस N2 × CV2 × dt इज इक्वल टू N1 + N2 × CV dt.
यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो CV की वैल्यू आ जाएगी N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप फर्दर, आपको पता है CV इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन होता है। यहाँ पे आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के फॉर्मूला निकाल लिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से पता है CV की वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस वन। अगर इस चीज़ को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू N1 इंटू आर अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस N2 इंटू आर अपॉन गामा टू माइनस वन अपॉन N1 प्लस N2। ये कई बार इसको फॉर्मूला लर्न करने के एस्पेक्ट से ऐसे लिखते हैं N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस वन इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस N2 अपॉन गामा टू माइनस वन। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला याद रखो या फिर सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के आप हर बार ये फॉर्मूला गेन कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। सॉल्व कर सकते हैं तो फॉर्मूला लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली अप्लाई करी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप यहाँ पे। क्वेश्चन में लिखो कैलकुलेट गामा मिक्सचर फॉर अ गैसियस मिक्सचर, calculate gamma mixture for a gaseous mixture containing 2 moles of helium and 3 moles of oxygen. Calculate gamma mixture for a gaseous mixture containing 2 moles of helium and 3 moles of oxygen. Ignore vibrational degree of freedom. Ignore vibrational degree of freedom. और आप चाहो तो CP और CV भी निकाल सकते हो। Also calculate CP and CV. Also find CV and CP for mixture. ये आपका क्वेश्चन है। Calculate gamma mixture for a gaseous mixture containing 2 moles of helium and 3 moles of oxygen. Ignore vibrational degree of freedom. Also find CV and CP for mixture. सिंपली देखो फॉर्मूला लगाना है, नथिंग एल्स। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो बस सीधे सीधे। तो सबसे पहले आपको CV लिखना पड़ेगा। तो हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका अगर CV लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3/2R। O2 जो है वो डाइएटॉमिक गैस है और उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव वन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2R। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो सीधे सीधे। तो 2 इंटू 3/2R dt प्लस 3 इंटू 5/2R dt is equal to 2 plus 3 into CV dt। यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके CV की वैल्यू निकल आएगी पहले, और CV का CP बाई CV कर देना है तो काम आ जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से CV की वैल्यू लिखेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2 plus 3 6/2R plus 15/2R divided by 5। आ जाएगा 21R/10। यहाँ से CP लिखोगे तो 31R/10 और फिर यहाँ से गामा रिएक्शन रिपोर्ट करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 31/21।
आपका फर्स्ट पार्ट हो गया गैस स्टेट से, जिसमें मैंने आपको इस सिस्टम के लिए हीट निकालने का तरीका बता दिया। हम लोग नॉर्मली सीपी सीवी वैल्यू गिवन होगी या गैस देख के उसको डिसाइड कर लेंगे। तो सीपी और सीवी निकालने के बाद हम करस्पॉन्डिंग गैस के लिए हीट कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करना होगा तो एनसीवी डेल्टा टी से कैलकुलेट कर लेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट करना होगा तो एनसीवी डेल्टा टी से कैलकुलेट करेंगे। जो सीपी और सीवी है वो एक्चुअली में टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। हीट कैलकुलेट करते टाइम एक्चुअली में इंटीग्रल ऑफ एनसीवी डीटी से करना चाहिए, बट आपको पता है कि थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज से सीपी सीवी चेंज नहीं होता। तो केवल तभी चेंज होगा जब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगा। ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए नीचे। तो नेक्स्ट हम लिखना है हीट। तो हीट कैलकुलेट करने के क्यू की वैल्यू लिखेंगे हम लोग एन सी डी टी इंटीग्रल। यहाँ पे जो सी है वो है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज के साथ ये वेरी नहीं करता। तो हम इसे कांस्टेंट मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन में हम सी को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानते हुए इंटीग्रेट करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन या फंक्शन गिवन हुआ तो फिर इसे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए। सी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, but for small temperature changes, C depends on temperature, but for small temperature changes, C is independent of temperature. अभी हम लोगों ने सीवी के केस में एक चीज कैलकुलेट करके देखी। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब एक्टिव होगी तो टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, नहीं एक्टिव होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केस में हम लोग उसको Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q को एन सी वी डेल्टा टी लिखेंगे, और ध्यान रखना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कभी भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है अगर सीवी या सीपी कुछ भी वॉल्यूम का फंक्शन दिया हुआ, कुछ भी टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ। एंड एट कांस्टेंट प्रेशर यू विल बी रिटन एज एन सीपी डेल्टा टी। तो ध्यान रखना सीपी और सीवी टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में इनका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिया हुआ था तो आपको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। नहीं दिया होगा तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में सी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मोस्ट कांस्टेंट सी इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मानते हुए आप इंटीग्रल ऑफ dt करेंगे तो डेल्टा टी लिख के भी काम चलेगा। तो हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, और एनसीवी डेल्टा टी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, या जनरलाइज केस में एनसी डेल्टा टी। ठीक है, और सी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट थोड़े बहुत टेम्परेचर चेंज के लिए इसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मान सकते हैं ना। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ कैलकुलेट करना है, दिस इज कॉल्ड वर्क डन। अगला प्रोसेस लिखिए वर्क डन, या मैकेनिकल वर्क लिखना प्रोसेस भी। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क, और प्रिसाइजली लिखो तो मैकेनिकल वर्क हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो गैसेस के केस में पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के अंदर जो वर्क डन होता है लोग नॉर्मली वो कैलकुलेट करते हैं। हमारे कोर्स में सबसे मेजर पोर्शन वही है। हम लोग पिस्टन सिलेंडर सिस्टम के अंदर गैसेस के मैकेनिकल वर्क डन कैलकुलेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस में सपोज करो हमने एक गैस को एक क्लोज पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में फिक्स किया। अगर आपने एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया और उसमें गैस को फिल किया, और फिर अगर आपने इसको ऊपर से पुश करा प्रेशर के साथ, तो एफ डॉट डी एस से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में हमने गैस फिल कर रखी है। तो ये हमारा पिस्टन अप्लाई किया हुआ हमने ऊपर से।
यहाँ से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इसको आप एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर से गैस का प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। अगर हमने इस पिस्टन को पुश करके थोड़ा अंदर मूव कराया, लेट्स से dx, पिस्टन को पुश किया ऊपर से और थोड़ा अंदर मूव कराया, लेट्स से dx, तो उसमें जो वर्क डन हम लोग लिखेंगे ये एक्चुअली होता है F डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है। तो फोर्स जो अप्लाई करा वो हमने अप्लाई करा P एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और पिस्टन अंदर मूव किया dx, ये वर्क डन हो जाएगा। और A इंटू डी एक्स को या A डॉट डी एस को हम लोग सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, dv। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इंटू dv। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम कर लें तो आपके वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा v। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करेंगे। अब नॉर्मली हम इस केस में सब रिवर्सिबल प्रोसेस स्टडी करेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये जो सिस्टम है ये हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर इसी चीज को फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा जाए, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो और वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस लिखेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में मेजर केस रिवर्सिबल के ही है। ये रिवर्सिबल का केस अप्लाई करना होगा तब तो सीधे सीधे P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगा देंगे। बट अगर वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस लिखना होगा कभी भी, की वैल्यू माइनस टाइम्स PdV हो जाएगा। और यहाँ जो प्रेशर लिख रहे हैं वो गैस का प्रेशर होगा। तो हमारे मैकेनिकल वर्क डन निकालने का तरीका जो अप्लाई करेंगे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में, दैट इज माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ PdV। ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस क्रिएट होता है। ये प्रोसेस जो मैंने लिखा ये तो एकदम वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे फिजिक्स में जो साइन कन्वेंशन हो तो सीधे सीधे एफ डॉट डी एस के साइन से सारा रिजल्ट दिखा जाता है। बट केमिस्ट्री में हमारे यहाँ IUPAC ने एक अलग साइन कन्वेंशन रिपोर्ट कर रखा है फॉर हीट एंड वर्क, तो वो हमें पहले रिपोर्ट कर लेना है इसके बाद। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे IUPAC साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। तो द नेक्स्ट टाइटल IUPAC साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। अब देखो इसी वजह से ये पोर्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट है। साइन कन्वेंशन का डिफरेंस हमेशा रहता है। अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपको जो कन्वीनियंट लगे फिजिक्स वाला या केमिस्ट्री वाला आपको वही फॉलो करना है हमेशा। और ध्यान रखना है कि वर्क डन का साइन जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑपोजिट होता है। बाकी हीट, इंटरनल एनर्जी या जितने भी बाकी पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंगली लॉ भी चेंज कर लिया जाता है। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर बेसिक डिफरेंस समझना है तो बेसिक डिफरेंस केवल वर्क डन के साइन का होता है। क्योंकि आप फिजिक्स में ऑलरेडी से पढ़ चुके हो इसलिए आपको क्लियरली बता रहा हूँ, हीट और वर्क के साइन ऑपोजिट होते हैं। क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है। तो दोनों केस नहीं याद किए जाते हैं। अगर आपको फिजिक्स का साइन कन्वेंशन क्लियर है और उसमें गलती नहीं करेंगे, आप फिजिक्स के प्रोसीजर से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री में बस वर्क डन का साइन चेंज कर देना। और अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो मैं केमिस्ट्री वाला केस आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में देखो क्या होता है कि हम हीट और वर्क को दोनों को सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं। सो वेदर इट इज हीट, वेदर इट इज वर्क, वी ट्रीट देम एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और केमिस्ट्री में आप जानते हो कि अगर हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो हम उसे पॉजिटिव लिखते हैं,
और सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो उसे माइनस लिखते हैं। ये हमारा कन्वेंशन है, पूरी थ्रू आउट द केमिस्ट्री में यही फॉलो करता है। फिजिक्स में क्या होता है कि वो हीट को तो एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं, वर्क डन को एफ डॉट डी एस के साइन से कैलकुलेट करते हैं। इस वजह से हमारे साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है। समझ आई बात? केमिस्ट्री हीट और वर्क दोनों को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करती है, सो उसके साइन कन्वेंशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जो साइन कन्वेंशन हम हीट के लिए अप्लाई करेंगे वही साइन कन्वेंशन हम वर्क डन के अप्लाई करेंगे, तो साइन कन्वेंशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ आ गई बात? नहीं आप देखो उसको क्या अप्लाई करना है। तो केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन का रूल क्या हुआ कि अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पॉजिटिव लिखना है, डिक्रीज करेगी तो नेगेटिव लिखना है। तो हमारा लॉजिक ये है कि अगर एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज करेगी तो उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं हमेशा, और अगर एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज कर जाएगी तो उसे निगेटिव लिख देते हैं। सिस्टम की एनर्जी बढ़ने में पॉजिटिव, घटने में नेगेटिव, सिंपल लॉजिक है। अब वो हीट हो या वर्क हो इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। आप देखो अगर इस चीज़ को वन बाय वन बताऊँ सबसे पहले, तो सबसे पहले केस में अगर हमने लिखा है हीट गिवन टू द सिस्टम, तो अगर आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो उसका साइन आएगा पॉजिटिव, या केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और आपको पता है एंडोथर्मिकली डेल्टा एस पॉजिटिव लिखा जाता है, पुराना कन्वेंशन है, पूरी केमिस्ट्री में उसको फॉलो करते हुए आ रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, डेल्टा एस पॉजिटिव बोलेंगे, तो उसका साइन अगर रिपोर्ट करेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। दूसरा केस अगर हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम है, या बेटर टू से सिस्टम ने हीट रिलीज करी, तो केमिस्ट्री के टर्म में इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, उसी कन्वेंशन से उसको नेगेटिव लिख रहे हैं क्योंकि सिस्टम की एनर्जी कम हो जा रही है। तीसरा काम हम वर्क के साथ कर सकते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो अगर आपने सिस्टम से काम करा दिया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। यस सर। वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसको नेगेटिव लिखेंगे। और वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है, तो अगर आपने सिस्टम के लिए काम कर दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम उसे पॉजिटिव लिखेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है केमिस्ट्री के अंदर। heat given to the system positive, heat is taken from the system negative, work done by the system negative, work done on the system positive। जबकि यही चीज अगर आप फिजिक्स में चेक करोगे तो उसमें वर्क डन का साइन ऑपोजिट आएगा। तो अगर चाहो तो पैरेलली मैं ये चीज यहीं पे फिजिक्स के लिए भी लिखे देता हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। मेक इट वेरी क्लियर ओवर हियर। अगर हम केमिस्ट्री के केस में डील कर रहे हैं तो ऐसे डील करना है, और फिजिक्स के केस में डील करोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे। लॉजिक क्यों है ऐसा, ध्यान से देख लो। अगर हमारा सिस्टम वर्क डन करेगा तो मतलब गैस का प्रेशर ज़्यादा काउंट हो रहा है, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा गैस का प्रेशर भी उसी तरफ रहेगा। इसलिए फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लिख रहे हैं, बिकॉज एफ डॉट डी एस से साइन लिख रहे हैं। तो हमारा सिस्टम वर्क करेगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट्स वाई पॉजिटिव। केमिस्ट्री वर्क डन को एनर्जी की तरह ट्रीट कर रही है, तो वर्क करने से सिस्टम की एनर्जी कम हो जा रही है, इसलिए हम उसको नेगेटिव लिख रहे हैं। फिजिक्स के केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब जो फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट चल रहा होगा, इसलिए नेगेटिव लिखा गया है। केमिस्ट्री में जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा तो उससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी, तो हम उसे पॉजिटिव लिख रहे हैं। तो केमिस्ट्री का कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी है, चाहे हीट हो चाहे वर्क हो, हम दोनों को फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिजिक्स हीट को तो एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहा है, बट वर्क डन को एफ डॉट डी एस से कैलकुलेट कर रहा है, तो इसलिए दोनों के कन्वेंशन में थोड़ा डिफरेंस है। और इस चीज को हम लोग बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कॉम्पनसेट कर लेते हैं। इसलिए केवल हीट का साइन छोड़ के बाकी और कोई भी साइन में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ध्यान से देख लो, ये कन्वेंशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है।
इसलिए दोनों नहीं याद किए जाते हैं, जो आपको कन्वीनियंटली एक याद हो जा रहा है उससे करिए, और दूसरे वाले केस में उसको ऑपोजिट लिखने की आदत रखिए। अगर आप फिजिक्स सही से जानते हैं तो फिजिक्स वाला सॉल्व करिए, केमिस्ट्री में साइन बदलिए, केमिस्ट्री वाला सही से जानते हैं तो केमिस्ट्री से सॉल्व करिए, फिजिक्स में साइन चेंज करके लिखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लिखिए इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन टर्म है, इसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री में कभी कभी इसी को लोग हम लोग इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे। इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप लोग थर्मोकेमिस्ट्री में टर्म यूज किया होगा। इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वहां पे इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन लिखना है तो इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। केमिस्ट्री में इसके लिए एक और स्पेशल टर्म है विच इज कॉल्ड इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तब इसका नोटेशन लोग कैपिटल ई लिख देते हैं। तो कैपिटल ई और कैपिटल ई एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में उसको कैपिटल ई लिखा जाता है। तो किसी भी सिस्टम की सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज को जिसमें हीट और वर्क को छोड़ दिया जाए, उसका जो समेशन होता है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। पहले पॉइंट में ये लिख लीजिए, इट इज सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एक्सेप्ट हीट एंड वर्क। So it is sum of all the forms of energies it is sum of all the form of energy except heat and work. और जब सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज का सम है तो इसका मतलब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज हर बार क्लिक ही नहीं करेंगे, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी कभी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो इट इज सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जीज एक्सेप्ट हीट एंड वर्क। दूसरे पॉइंट में लिखना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ internal energy, absolute value of internal energy, absolute value of internal energy cannot be calculated. Absolute value of internal energy cannot be calculated. Absolute value of internal energy cannot be calculated. Next one पे लिख लीजिए, it is a thermodynamic state function. आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, it is a thermodynamic state function. It is a thermodynamic state function depends on temperature and volume. It is a thermodynamic state function depends on temperature and volume. और अगर आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू लिखनी है तो उसको हम लोग NCVDT लिख सकते हैं। ध्यान रखना है दैट इज ओनली फॉर आइडियल गैस, बाकी केसेस में NCVDT मत लगा देना गलती से। अभी बता दूंगा कैसे सॉल्व होके आता है, जब हम लोग फर्स्ट अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली बता पाऊंगा। तो ध्यान रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है या जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू है वो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। तो एक गिवन प्रोसेस के अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो सारे प्रोसेस पे आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल और फाइनल चेंज बस सही सेम रखना है, बट मेक इट वेरी क्लियर दैट फॉर एन आइडियल गैस द फॉर्मूला इज NCVDT। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट के केस में आप एंथैल्पी हमेशा जीरो लिखना शुरू कर देते, इंटरनल एनर्जी हमेशा जीरो लिखना शुरू कर देते हो, तो वो जीरो केवल आइडियल गैस के केस में, बाकी गैसेस के केस में या बाकी सिस्टम्स के केस में जीरो होना जरूरी नहीं है। तो मेक इट वेरी क्लियर। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप पे इसको डिराइव करके निकालेंगे। और आपको लिखना है तो राइट डाउन फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas
इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। और आपको पता है कि टेम्परेचर से सी वी नॉर्मल वेरिएशन में कांस्टेंट रहता है, तो अगर आपको पता है कि बहुत बड़ा टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इसको एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इट इज ओनली वैलिड फॉर एन आइडियल गैस, इट इज नॉट अ जनरलाइज फार्मूला। जनरलाइज फार्मूला ये आइडियल गैस के लिए अलग अलग प्रोसेस में तो ठीक है, बट अगर आइडियल गैस नहीं हुई तो ये फार्मूला गलती से भी ट्राई नहीं करना, क्योंकि ये सबसे पहला तरीका है जिससे आपसे सवाल गलत कराया जा सकता है। केमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत कॉमन है, फिजिक्स में उतना नहीं करा जाता, फिजिक्स में नॉर्मली आइडियल गैस ही ट्रीट करते हैं, तो ये गलती नहीं होती, बट केमिस्ट्री में बहुत कॉमन मिस्टेक है। ज़्यादातर लोग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट देख के इंटर एनर्जी चेंज जीरो लिख देते हैं, तो इंटर एनर्जी चेंज जीरो केवल आइडियल गैस के केस में आएगा, अगर आइडियल गैस नहीं हुई तो ये जीरो होना ज़रूरी नहीं है। तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, विच इज इंटीग्रल ऑफ एन सी वी डी टी लिख सकते हैं या एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंट फंक्शन है, और एक थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है, इसके इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है उसके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद बस सीधे डायरेक्ट टर्म पे आएंगे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पुट द नेक्स्ट टाइटल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये बहुत एंशियंट लॉ है, साइंस की स्टार्टिंग में इस लॉ के बारे में लोगों को पता था, बिकॉज दिस लॉ इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको यही लिख लेना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। First law of thermodynamics is law of conservation of energy. It is law of conservation of energy. अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में एक खास बात है, हर लॉ किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन को डिफाइन करता है। जैसे जीरो लॉ ने टेम्परेचर डिफाइन करा था, वैसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पे भी देखो साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम है वर्क और हीट के साथ, इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला भी डिफरेंट है। केमिस्ट्री के केस में हम लोग हीट और वर्क दोनों को सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। मतलब आपने जितनी हीट दी और जितना वर्क करा वो दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐड कर दो, उसका जो रिजल्टेंट बचेगा वो नेट चेंज इन द ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा यू। सो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, ये फॉर्मूला हमारा केमिस्ट्री में यूज करेंगे क्योंकि हीट और वर्क के लिए सेम साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स में ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। तो इस वजह से साइन कन्वेंशन ऑपोजिट होने के बावजूद, साइन कन्वेंशन ऑफ हीट एंड वर्क ऑपोजिट होने के बावजूद भी बाकी किसी डेटा में कोई चेंज नहीं आता है। तो हीट और डेल्टा यू के साइन हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैच करेंगे, केवल वर्क डन का साइन ऑपोजिट होगा। तो किसी भी सिस्टम में आप इसको समझने का तरीका अलग अलग है। केमिस्ट्री के हिसाब से आपने किसी भी सिस्टम को जितनी हीट दी और उसने जितना काम करा, उन दोनों चीज़ों का सम जो है वो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। जबकि फिजिक्स में इसी चीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि आपने सिस्टम को हीट दी Q, उससे आपने W काम करा लिया, तो दिस इज वर्क डन, और जो बची हुई एनर्जी है वो इंटर एनर्जी के चेंज के फॉर्म में स्टोर हो गई है। तो केमिस्ट्री से इसके हमने एनर्जी प्रोवाइड करने का तरीका हीट और वर्क दोनों है। आपने सिस्टम को हीट के फॉर्म में भी एनर्जी दी, वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी दी, और उसका जो नेट चेंज आया वो इंटर एनर्जी चेंज है। फिजिक्स से कि हमने सिस्टम को Q हीट दी, उससे W काम कराया, और फिर जो बची हुई एनर्जी है उसको इंटर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर दिया, इसलिए वर्क डन का साइन ऑपोजिट है। अगर आप W इक्वल टू माइनस डब्ल्यू पुट कर दोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के देखो फॉर्मूले एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे। दिस इज फॉर फिजिक्स।
अगर ऐसे नहीं लर्न करना है तो सिंपल तरीका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, साइन कन्वेंशन ठीक से याद रखना है। किसी सिस्टम को आपने जितनी हीट दी और जितना वर्क हुआ उसके साथ, वो दोनों चीज़ों का नेट रिजल्टेंट डेल्टा यू के इक्वल करेंगे तो केमिस्ट्री रिलेशन आता है, क्योंकि हम हीट और वर्क दोनों को सेम फॉर्म ऑफ एनर्जी के ट्रीट करते हैं विद द सेम साइन कन्वेंशन, तो क्यू प्लस डब्ल्यू ऐड करके डेल्टा यू के इक्वल करना है। और फिजिक्स में हम लोग जो हीट देते हैं वो क्यू के फॉर्म में देते हैं, उससे कुछ वर्क कराता है डब्ल्यू, और बाद में रेस्ट एनर्जी डेल्टा यू के फॉर्म में चली जाती है। ध्यान से देखो तो यहाँ क्यू और डब्ल्यू स्मॉल लेटर से लिखा है क्योंकि पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, डेल्टा यू कैपिटल लेटर से लिखा है क्योंकि स्टेट फंक्शन है। डेल्टा यू जो है उसको हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं आइडियल गैस के लिए एनसीवीडीटी से। जनरलाइज करके अगर कभी निकालना पड़ेगा तो हीट और वर्क की सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करके जो नेट रिजल्टेंट आता है वो डेल्टा यू होता है। ठीक है भाई, दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली। यहाँ सबसे पहला प्रोसेस लिखेंगे रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। और अभी हम स्टार्टिंग में जितने भी प्रोसेसेस डील कर रहे हैं सब आइडियल गैस के लिए डील करेंगे। तो अब हम लोग सारे केसेस में हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी तीन चीजें कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस अब हम लोग लिख रहे हैं रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, और हम लोग बेसिकली आइडियल गैस के लिए डील करेंगे। सो राइट डाउन द प्रोसेस रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा। यहाँ पे हम डीवी की वैल्यू जीरो लिखेंगे हमेशा, तो इस प्रोसेस में डीवी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज को आइडियल गैस के लिए डील करना शुरू करें तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस आपको हीट निकालने का तरीका एनसीवी डीटी बता रखा है पहले से। तो अब हम इस चीज को लिख रहे हैं तो फॉर एन आइडियल गैस मोलर हीट कैपेसिटी सीवी लिखना सिखाया हुआ आपको पहले से। तो यहाँ से अगर हीट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, या इंटीग्रेशन में बताया था एन सी वी डी टी। तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, अगर सी वी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कंसीडर करेंगे तो ये एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा। उसके बाद वर्क डन अगर हम लोग रिपोर्ट करेंगे तो वर्क डन के केस में आपको बता रखा है इट इज माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व होकर आएगी जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जीरो है। और अगर Q की वैल्यू आ गई W जीरो है तो हम यहाँ अगर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू लिखेंगे। Q आपने एन सी बी डेल्टा टी निकाला हुआ है ऑलरेडी, वर्क डन जीरो आ रहा है, तो देखो इंटरनल एनर्जी चेंज अपने आप एन सी बी डेल्टा टी आ गया फॉर एन आइडियल गैस। ये चीज़ मैंने आपको पहले फॉर्मूले में सिखाई थी कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज एन सी बी डेल्टा टी आ जाएगा। अब चूंकि ये स्टेट फंक्शन है इसलिए हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए निकाला है, तो आइसोबारिक आइसोथर्मल रेडियोमेट्रिक सब जगह काम करेगा। For an ideal gas, this value will be always NCV delta T। हम इस फॉर्मूले को कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लियर। अब यही चीज रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस में लिख लो। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो डीपी की वैल्यू जीरो लिखेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है तो डीपी की वैल्यू जीरो लिखेंगे। और फिर अगर हम लोग हीट लिखेंगे तो एनसीपी डेल्टा टी या एनसीपी डी टी, और वर्क डन लिखेंगे तो माइनस टाइम से इंटीग्रल ऑफ पीडीवी से अप्लाई करेंगे। You can write it as P delta V और NCV delta T, मॉड वैल्यू में लिखना है।
अदरवाइज इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग अगले केस में देखेंगे तो इट इज dp इक्वल टू कांस्टेंट, सो dp इक्वल टू 0, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, dp 0 या फिर प्रेशर कांस्टेंट। और फिर से अगर हम उसको आइडियल गैस के लिए सॉल्व करेंगे और एन आइडियल गैस अगर हीट लिखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ एन सी पी डी टी आ जाएगा। सी पी को अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट काउंट कर लेंगे तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। वर्क डन की जगह अगर लिखेंगे तो ये माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी लिखेंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो माइनस टाइम्स पी डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में डीपी का टर्म 0 हो जाएगा। तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी आ जाएगा क्योंकि डीपी की वैल्यू 0 है। यहाँ से वर्क डन निकालने का एक और तरीका आ जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी। अब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आना चाहिए था। अभी चेक करिए, Q की जगह लिखेंगे एन सी पी डेल्टा टी, डब्ल्यू की जगह लिखेंगे एन आर डेल्टा टी, और यहाँ से डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे। और देखो सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी एन सी पी माइनस आर डेल्टा टी, और सी पी माइनस आर देखो क्या होता है सी बी। देखो वही रिजल्ट आ गया जो हम लोगों ने पहले सीखा था। तो डेल्टा यू की वैल्यू देखो फिर से एन सी बी डेल्टा टी आ गई। समझ आया? तो ये चीज़ आनी भी चाहिए थी क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। आइसोबोरिक प्रोसेस के लिए भी एनसीबी डेल्टा टी आया था, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए भी एनसीबी डेल्टा टी आएगा। ठीक है, सो स्टॉप हियर। इसके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा पैकेज में से, बाकी कंटेंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।